आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये बहुत ही जिज्ञासु हो गए हैं, इंक्विजिटिव हो गए हैं। इनके मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। कभी आपके बच्चों ने आपसे पूछ लिया कि मम्मी पापा, आप हमें बताइए कि सोलर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण आखिर होता क्यों है? या अगर आपके घर पर आपके छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों ने ये सवाल पूछ लिया कि भैया या दीदी, आप हमें कृपया बताइए कि सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, चंद्र ग्रहण हम क्यों देखते हैं, आखिर ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया है क्या? अगर आपको आंसर आता है तो आप दे पाएंगे, और नहीं आता है तो ये वीडियो मेरा ज़रूर देखिए। आपको कभी भी असमंजस्य या एम्बैरेसमेंट नहीं होगा, उत्तर आप दे पाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि उत्तर की जगह नील बटे सन्नाटा हो जाए। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। आप मेरे साथ ज़रूर इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो सूतक चालू होता है चंद्र ग्रहण में, उसमें क्या करें क्या न करें, हिंदू धर्म के हिसाब से क्या बताया गया है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। और क्या आप जानते हैं, एक पौराणिक कथा भी है चंद्र ग्रहण से रिलेटेड। तो अगर आप बच्चों को ये बता देंगे कि हाँ, चंद्र ग्रहण का मतलब ये है कि चांद और सूरज के बीच में धरती आ जाती है, धरती की छाया पड़ जाती है, और धरती की छाया जो है वह पड़ती है चंद्र पर। इस कारण से चांद हमें पूरी तरीके से दिखता नहीं है। ये प्रोसेस है चंद्र ग्रहण का। ये आपकी ज्योग्राफी की बुक्स में भी आपने भली भांति पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। लेकिन इसके साथ एक पौराणिक घटना भी है। अगर वो आप बताएंगे तो आपके बच्चे आपसे बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। ये वही सिचुएशन हो जाएगी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा फ्रेंड्स, कि ज्ञान का ज्ञान आपने बांटा, और आपने अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी पौराणिक कथा जो चंद्र ग्रहण से रिलेटेड है वो भी आपने बता दी। तो तैयार हो जाइए इसके लिए। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरल भाषा चैनल। मेरा नाम अतुल है, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये पौराणिक घटना क्या थी? आप जानते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन में जो है, विष्णु भगवान ने विशेष भूमिका निभाई थी। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं समुद्र मंथन के, वो डिसाइड किए थे विष्णु भगवान ने। अमृत निकलने वाला था, जहर भी निकलने वाला था। अमृत निकल चुका था समुद्र मंथन से। तब क्या हुआ कि विष्णु भगवान ने ये कहा कि जो असुर हैं, राक्षस हैं, वो अलग बैठेंगे, और जो देवता हैं वो अलग बैठेंगे, जिससे कि वह अमृत जो है वो देवताओं को दे सके। राक्षसों को अगर अमृत मिल जाता तो वो अमर हो जाएंगे, और वो विध्वंस भी कर सकते थे। वो तीनों लोगों के लिए खतरनाक साबित होता। इसलिए विष्णु भगवान ने ये प्लान बनाया कि अलग अलग बैठेंगे और अमृतपान देवताओं को कराएंगे। उज्जैन शहर में रहने वाला एक राक्षस था। उसका जन्म उज्जैन में ही हुआ था। जी हाँ, उज्जैन वही शहर है जहाँ महाकाल मंदिर है, जहाँ पर सिंहस्थ लगता है अर्ध कुंभ हर 12 साल में। बहुत ही फेमस जगह है मध्य प्रदेश की। शायद मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा सिटी है भोपाल और इंदौर के बाद। वहीं पर ही उस राक्षस का जन्म हुआ था। उस राक्षस ने क्या ट्रिक खेली कि वह अलग रूप बनकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया अमृत पान करने। अब विष्णु भगवान सबको अमृत पान करवा रहे थे। वो राक्षस की ट्रिक को नहीं समझ पाए शुरू में, और उन्होंने उसे अमृत दे दिया, वो पी गया। आप जानते हो कि कोई भी अमृत पी जाएगा वो अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। वो पी तो गया, लेकिन बाद में विष्णु भगवान उसे पहचान गए, और विष्णु भगवान को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अपना चक्र निकाला और उसकी तरफ फेंका,
और उसका गला काट दिया, उसका सिर जो है धड़ से अलग हो गया। तब ये दो चीज़ें आई सामने। सिर जो है उसको राहु कहा गया, आपने नाम सुना हुआ है, और जो धड़ है उसे केतु कहा गया। लेकिन एक और बात बताऊं मैं कि चंद्रमा और सूरज ने ये बात पॉइंट आउट की थी। उनको पता लग गया था कि ये राक्षस इस पंक्ति में बैठा है, और उन्होंने कंप्लेन की विष्णु भगवान से। चंद्रमा और सूरज, अगर चंद्रमा और सूरज कंप्लेन नहीं करते तो राक्षस तो पी गया था, उसके बाद वो अमर हो जाता हमेशा के लिए और बहुत विध्वंस मचाता। लेकिन राहु केतु ने भी विध्वंस तो मचाया ही है जीवन में। अगर आपका चौगड़िया आप देखते हैं, हॉरोस्कोप देख रहे हैं, और पंडित जी कहते हैं कि राहु बहुत भारी है, केतु का बुरा असर है, तो आप घबराने लगते हैं, इज़न्ट इट? ऐसे ही चंद्रमा और सूरज भी घबराने लगते हैं राहु और केतु से। ऊपर का पार्ट जो कट गया है उसका नाम राहु रखा गया, नीचे का पार्ट जो है वो केतु रखा गया। जो धड़ है, जो ऊपर का सिर है, नहीं सॉरी सिर है, उसे राहु नाम रखा गया, और नीचे का जो एरिया है गर्दन से नीचे का, उसका नाम केतु रखा गया। अब राहु केतु मिल जाता तो ये राक्षस बन जाता, पर वो मर नहीं सकता था क्योंकि उसने वो अमृत पान किया हुआ था, इसलिए वो हमेशा बॉडी हिलती रही उसकी। और राहु केतु की कट्टर दुश्मनी हो गई चंद्रमा और सूरज से। क्यों हो गई फ्रेंड्स? उन्होंने कंप्लेन की थी, इसलिए वो साल में 1 या 2 बार जब भी मौका पड़ता है चंद्रमा और सूरज को अपना ग्रास बनाना चाहता है, खाना चाहता है। ये कहानी है कि राहु केतु जब भी चाहते हैं कि वो सूरज और चंद्रमा को खा जाएंगे, तब पार्शली खा पाते हैं, थोड़ा खा पाते हैं, तब ग्रहण लग जाता है। ऐसी कहानी है। तो ये कहानी आप पौराणिक कथा है, आप ज़रूर बच्चों को सुनाइएगा। बहुत कम लोगों को पता है चंद्र ग्रहण को लेकर ये पौराणिक कथा। लेकिन अब थोड़ी सूतक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब भी चंद्र ग्रहण आना है, जब भी आता है, पहली बात तो हमें घबराना नहीं है। देखिए, लोग क्या है कि सब कुछ बुरा करते हैं जीवन में और अपनी मन से नए नए रूल्स बना लेते हैं। इसमें दोष है ना वास्तुशास्त्रियों का भी है और एस्ट्रोलॉजर्स का भी है, जो ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड लोग हैं, पंडितों का भी है। इन लोगों ने दुनिया को डराने के लिए नए नए तरीके के नियम लगा दिए हैं, नए नए लांछन लगा दिए हैं चंद्र पर। चंद्र को बदनाम करने की ये इनकी साजिश है। और चंद्र को हम लोग चंदा मामा कहते हैं। चंदा मामा किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते हैं, वो तो हमारे मामा हैं। मामा कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, इज़न्ट इट? वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं, ये बात याद रखिए। लेकिन इन लोगों ने साजिश रची है, इन लोगों ने हमें नेगेटिव बताया है चंद्र ग्रहण के बारे में। जो भी बुरा होता है चंद्र ग्रहण के समय, या हो सकता है या नहीं भी होता है, तो भी ऐसी भ्रांति फैलाई है, और सारा बिल जो है वो हमारे चंदा मामा के नाम पर फाड़ दिया है। लेकिन मैं आपको आज ये अलग कर देता हूँ कि भ्रांतियाँ अलग कर देंगे और जो सच्चाई है उसको हम अलग करेंगे। मिथ्स और फैक्ट्स को हम अलग करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे क्या क्या करना चाहिए पहले हम समझ लें। थोड़ा रिस्पेक्ट हमें चंद्रमा को देना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए, हमें भोजन पकाना नहीं चाहिए, कोई भी नई योजना उस समय नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अगर आपके घर पर गंगा जल है तो चंद्र ग्रहण जब ख़त्म हो जाए पूरे घर पर गंगा जल छिड़क दीजिए। अगर कोई खाना आपका बच गया है, बाय द वे बड़ी क्वांटिटी में बच गया है, पहले तो प्रयास करिए कि उस पूरे खाने को चंद्र ग्रहण से पहले ही ख़त्म कर दीजिए, और ख़त्म नहीं हो रहा है तो दान कर दीजिए, किसी पशु को खिला दीजिए। लेकिन फिर भी अगर वो बच गया है तो उसमें आप थोड़ी तुलसी या गंगा जल अगर डालेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर ज़रूर आप चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करिए। लोग ऐसा कहते हैं कि हमें बाथरूम का यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे यूरिन हमें नहीं पास आउट करना चाहिए या स्टूल पास आउट नहीं करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें हैं जुड़ी हुई। लेकिन ये भी याद रखना है कि आपको बहुत ही मॉडर्न नहीं बन जाना है कि चंद्र ग्रहण के दिन तो मैं, जब चंद्र ग्रहण चल रहा है, मैं दारू पीऊँगा, मैं ड्रिंक करूँगा और नॉनवेज फूड हम बना के एंजॉय करेंगे कि चंद्र ग्रहण आ गया है। व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर करेंगे हाथ में ग्लास लेके शराब का और चिकन खाते हुए कि सेलिब्रेटिंग चंद्र ग्रहण, स्टेटस हैशटैग।
ये बहुत ही गलत बात है। इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन आपके घर पर जो आपकी दादी है, जो आपकी नानी है, दादा है, नाना है, माता है, पिता है, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनका दिल दुखेगा। किसी का भी दिल दुखा के क्या फ़ायदा फ्रेंड्स। थोड़ा सूतक फॉलो करो इसलिए, ठीक है, अच्छा ही रहेगा, हमारे धर्मों में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ मिथ्स भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। इन ज्योतिषाचार्यों ने और साथ में एस्ट्रोलॉजर्स और जो भी वास्तुशास्त्र से रिलेटेड लोग हैं, कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं, कुछ आपको मिसलीड भी कर रहे हैं। कैसे मिसलीड कर रहे हैं? डरा रहे हैं आपको, और स्पेशली महिलाओं को डरा रहे हैं। एक लड़की को इन लोगों ने कितना डराया है कि जो छोटी बच्ची रहती है वो अपने पिता की बात मानती है, जब वो थोड़ी बड़े होने लगती है तो अपने भाई की बात मानने लगती है, जो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब वो अपने पति की बात मानती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बेटे की बात मानने लगती है। ज़िंदगी भर एक लड़की को आपने बंद कर दिया है, उसकी थॉट को बंद कर दिया है, उसको जकड़ लिया है, और ज्योतिषाचार्यों ने और वास्तुशास्त्रियों ने और भी जकड़ दिया है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उस पर चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, ऐसे आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो अच्छी बात है, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो फिर बाय द वे आपका नाइट ड्यूटी है, आपको जाना ही है, तो या तो अवॉइड करो, फिर भी आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, आपको डील करनी पड़ेगी, वो आपको जाना ही ऑफिस, आपका ऑफिस ही बंद हो जाएगा अगर आप नहीं गए। तो फिर आप चंद्रग्रहण से पहले चले जाओ, चंद्रग्रहण के बाद ही आइए, उस समय बाहर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा नेगेटिव माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन पे अगर चंद्र की रोशनी पड़ जाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चंदा मामा कभी भी ऐसा बोले गर्भपात हो जाएगा, अरे एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, चंदा मामा क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे का एबॉर्शन हो जाए? चंदा मामा की रोशनी क्या पेट के अंदर जाके बच्चे को टच कर देगी? ये बिल्कुल ही भ्रांति है। ये लड़कियों को, महिलाओं को मिसलीड करने की एक योजना है। बिल्कुल इसका अपोजिशन होना चाहिए। बहुत ही गलत विचार है, ये कभी सत्य हो ही नहीं सकता है। और साथ साथ में बहुत सारी दूसरी चीज़ें डरा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, धरती खत्म हो जाएगी एक दिन। ऐसा अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक प्योरली खगोलिक घटना है, क्योंकि हमारी एक पौराणिक कथा चली आ रही, इसलिए हम साथ में इसको रख रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। चंद्र आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, ठीक है? वो तो बेचारा खुद ही राहु केतु से बच रहा है इस समय, है ना? अच्छा, जो भी मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, मेरे सारे वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।